व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे या फिर उसके लिए किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सभी निर्णय किस तरह के होते हैं। ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजंस होते हैं। इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहां प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड डिमांड फोरकास्ट क्या है। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंटियल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंटियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारे नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है, और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है, तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है, पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स? तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 तो ऑप्शंस में फ्रेंड्स, से ये थी आज डिफाइन की करना है वीडियो। कि आई कौन होप सा आपको आज आंसर के जो है क्वेश्चंस वो पसंद आए हमें होंगे। ज्यादा अगर वीडियो लगता है पसंद कि आए तो ये वीडियो हाँ को ये लाइक हो सकता कीजिए, है। अपने फ्रेंड्स के देखिए, साथ शेयर कीजिए। टैक्स ट्रीटी और किसी भी पॉलिसी तरह की कोई बिल्कुल भी नहीं हो क्वेरी हो सकती। या आप सजेशन देना तकनीकी चाहते हैं तो आप विकास, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो विकास फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो डिपेंड में करता हम है फिर कि मिलते एरिया हैं कौन सा है, और तो हम अच्छी ये नहीं वीडियोस बोल के सकते साथ। कि तब तक हमारी के लिए सप्लाई बाय ऑफ बाय। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल कॉजेज वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, या नाइदर ऑफ द अबव? तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है, सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस
रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है। तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का। व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।